एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, लल्लन टॉप। वेलकम टू एमजीएच रूल्स एकेडमी वंस अगेन। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि इसका जितना लोग डर बना रखे हैं उतना डर है नहीं, और इस चैप्टर की कोई दम है नहीं। आज इस वीडियो के बाद आपको एक चीज लगेगा कि यार बाइनोमियल थ्योरम क्या इतनी सिंपल थी? तो हम लोग जो पढ़े थे वो क्या चीज थी? तो बच्चों, जो आप लोग पढ़े थे वो भी वही थी, पर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज इस वीडियो में मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक एक धागा खोल खोल कर आपको समझाऊंगा कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या चीजें पढ़नी है। बट बिफोर गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना है खुद से कि भाई इस बाइनोमियल थ्योरम का हमारे एग्जाम में वेटेज कितना है। तो ये चीज अगर आप जान गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एनडीए की बात करूं तो इसके 3 क्वेश्चन आपके बाइनोमियल थ्योरम के धरे हुए हैं आपके एग्जाम में हर साल की तरह। जैसा कि ट्रेंड आप देख रहे हो, 2011 से 2021 आते आते बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक आने लग गया है। बट नेवर फियर व्हेन योर गुरुजी इज हियर। मैं हूं, चिंता मत करिए। आज इस चैप्टर में एक एक चीज को आपको डिटेल में बताने वाला हूं आराम से। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो एक चीज पक्की हो गई कि आपका जिंदगी में कभी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। और आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोग समझ के बैठिए, बाइनोमियल थ्योरम वही है जो आप लोग, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी इसकी ब्लेज पास्कल जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उनके द्वारा। ठीक है, फिर बाद में आइजैक न्यूटन ने भी थोड़ा बहुत नाम चुराया था, बट ओवरऑल ब्लेज पास्कल को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, बाइनोमियल की शुरुआत हमेशा याद रखो बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हुई। शुरुआत किसी भी चैप्टर की यही से होती है, बाइनोमियल की भी यही से हुई, a प्लस बी के होल स्क्वायर। सर ये चीज तो हमने बचपन में पढ़ा थे। हाँ बेटा, जब तुम चड्ढी में थे तब तुमने सब चीजें पढ़ी थी। और आज इसी के आगे मैं शुरुआत करूंगा, आराम से करूंगा, कोई तुम्हें जल्दी नहीं, कोई हमें जल्दी नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन। ये है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बच्चों, जब भी कोई चैप्टर पढ़ने जाओ तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या हमारा गोल है और क्या वो सब टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी नोट्स में मिल चुकी है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। बस जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले आते हैं ये 13 टॉपिक, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये 14 टॉपिक ऐसे हैं। हाँ 14, क्योंकि एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लेज पास्कल, इनके द्वारा ही सारी कहानी हुई है शुरू। तो ये 14 वो टॉपिक हैं जो हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने। सर 14 टॉपिक? अरे रुको जरा, सब्र करो, टॉपिक के नाम तो देखो। बाइनोमियल थ्योरम मतलब डेफिनेशन, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, कहां से शुरू हुई? सबसे पहला आता है ये, सबसे पहला आता है ये। फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर सब इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। अरे भाई तुमने पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, हायर डिग्री में क्या होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर जनरल टर्म, ये बात अब आया ना हीरो, एनडीए का फेवरेट टॉपिक, जनरल टर्म। हम लोग जैसे एपी जीपी एचपी में पढ़ते नहीं थे, टीएन बताओ, एसएन बताओ, होता नहीं सम ऑफ एन टर्म्स, एनएच टर्म, वैसे ही यहां भी होता है जनरल टर्म, पर उसमें छोटी सी एक चुटकी काटी गई है, वो बताऊंगा जब मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म। हो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब क्या हो गया? जहां एक्स नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे, यूपीएससी को यहां बहुत प्यार आता है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ये जैसा मैंने कहा ना, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, फिर मिडिल टर्म निकालना, जैसे ये 5 उंगली है तो मिडिल फिंगर ये होती है, उसी तरह मिडिल टर्म बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, ऋषभ पंत है ये इंडियन टीम का। ठीक है, फिर टू डिटरमाइन पर्टिकुलर एक्सपेंशन, ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताऊंगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से, ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। मल्टीनोमियल इंडेक्स आप थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं आती है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ है ये आपका, जस्ट अ मिनट, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ है आपके 2 टॉपिक
ये 3 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, तो 4 का तो एग्जाम में आपके नहीं आता, आपके एग्जाम में 4 का नहीं आता, 3 की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स और कोफिशिएंट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट कुछ होता नहीं है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यही, पूरा खाना खिला दिया है, अगर खाना अच्छा लगा हो बुरा लगा हो आखिरी में दही खिला दो चीनी डाल के, तो स्वाद अच्छा हो जाएगा जाने से पहले मेहमान का। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, पूरा भसड़ पढ़ाने के बाद एक कवरेज करने का काम ही करता है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप चैप्टर शुरू करने से पहले इतना बिल्टअप क्यों कर रहे हो? बिल्टअप करना पड़ता है। देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी वेटेज ऑफ योर एग्जाम, रेफरेंस बुक्स और कौन से वो सब टॉपिक से जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है और उसका बेसिक क्या है और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं फिर बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अच्छा बाय द वे, शुरू करने से पहले ये जो लिखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन, यहां से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो गाइस इसको तो छूना भी नहीं है, एक भी चीज इसके बारे में पढ़नी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्लियर है ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो 50% चीजें वही क्लियर होती है, ठीक है। हाँ भाई, तो शुरू होते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट क्या था? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये क्या होता है? अच्छा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे द्विपद प्रमेय, या यहां द्विपद व्यंजक, एक्सप्रेशन को बोलते हैं व्यंजक। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। बच्चों शब्द खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बाई बाई यानी दो, पढ़ा है ना, ट्राई बाई मोनो पॉली, तो वही वाली बात है। जब खुद बोल रहा है बाइनोमियल तो मतलब कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, जैसे a प्लस बी, ये सारे एक एग्जाम्पल होंगे बाइनोमियल थ्योरम के। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि अच्छा जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, वो सब कुछ और नहीं, वो बस बाइनोमियल एक्सप्रेशन था। करेक्ट है, चीज क्लियर हो गई। तो पहला सब टॉपिक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आते हैं दूसरे वाले पे। हाँ भाई, तो होता ये था कि हम लोग ने पढ़ा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो याद हो गया सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, याद कर लिया, 2xy याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, 3 तक आपको याद करा दिया गया। और जब आपने पूछा टीचर से सर 4, अरे वो आगे पढ़ोगे, तो वो आगे अब पढ़ोगे, ठीक है। तो जब बेटा पावर हायर होती है तो कैसे यूज करते हैं वो बात होती है यहां पे। द रूल बाय विच any power of binomial can be expanded is called binomial theorem. Any power, ये नहीं कि smaller greater, any power। अब x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? nc0। देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसको बताने से पहले छोटी सी एक बात जान लो। क्या बेटा, एक लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं NCR। कौन इंट्रोड्यूस हुआ है? NCR। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फैक्टोरियल ना पता हो तो वो भी देख लो बेटा, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 3 into 2 into 1 कितना हो गया? 6। 4 फैक्टोरियल, ये कैसे होता है? 4 into 3 into 2 into 1 यानी 24। मतलब आप गुरुजी ये कहना चाहते हो कोई फैक्टोरियल लिखा हो, गिनती लिखते जाओ 1 तक और सबको मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही बात पकड़े आप। तो ये होता है फॉर्मूला एनसीआर का, ठीक है। एनसीआर का जब बता ही रहा हूं, छोटी सी एक बात और जान लो, एनसीआर का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। सर ये क्या मतलब हुआ? अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक प्रॉपर्टी होती है एनसीआर की कि एनसीआर जो होता है ना वो एनसी n माइनस आर के बराबर होता है। एनसीआर जो होता है वो एनसी n माइनस आर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे मैं बोलूं 10c3 ये किसके बराबर है, तो तुम छट से बोल दोगे सर ये 10c7 के बराबर है, 10c7 के बराबर है। और ना यकीन हो तो लिख कर देख लेना, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर दोनों बराबर होते हैं। तो कोई एक संख्या ले लेते हैं 10, तो बेटा 10c0 जो होता है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 10c10 के। वेरी गुड। फिर 10c1 किसके बराबर होगा? अरे वो बराबर होगा 10c9 के। फिर 10c2 किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 10c8 के। 10c3 आप बोलोगे 10c3 होगा 10c7 के।
फिर आप बोलोगे 10C4, तो मैं बोलूंगा 10C6 के, और सबसे बड़ा होगा 10C5। मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? 10C5 की। ठीक है, तो ये चार्ट थोड़ा सा बना लेना, डिटेल मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया है, पर यहां पे ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, अब आइए वापस जहां से शुरू किया था। तो बात ये हो रही थी कि वही बात लिख दी गई। अब इतनी बड़ी बात देखो यार, हम मैथमेटिशियंस जितने भी होते थे, हम सब होते हैं आलसी। तो आलसी मतलब अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में लिख दिया गया विद द यूज ऑफ समेशन r/0 to n NCR। जो आगे लिखा है उसकी पावर n-r, जो पीछे लिखा है उसकी पावर r। जो आगे लिखा है उसकी पावर n-r, जो पीछे लिखा है उसकी पावर r। अब समेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? योग, जोड़, सम। ज्यादा नहीं समझना, समेशन मतलब जोड़। मतलब अब r बराबर 0 रखोगे तो यही तो आएगा, r बराबर 1 रखोगे यही तो आएगा, और r बराबर 2 रखोगे यही तो आएगा। ऐसे रखते हो तो ये बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ में आ गया? कसम से आ गया? वेरी गुड। और इन्होंने बोला है कि जो NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनोमियल कोफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। याद रखिएगा बच्चों की जो r की वैल्यू होती है वो 0 और n के हमेशा बीच में होती है, या 0 और n होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ये समझ में आ गया। हायर इंडेक्स के लिए लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया। अब 2 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, उसे पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स, हर थोड़ी देर के इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाएगा जो तुम्हें नोट करना है। ये पूरी अगल बगल में जो तुम्हें निकाला वो ये था। नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा वो जानने से पहले कुछ एक बात और कर लेते हैं। बच्चों ये बताओ, अगर तुमसे मैं बोलूं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? खटाक से बोल दोगे a² + 2ab + b²। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं a+b की पावर होल क्यूब, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे a³ + 3a²b + 3ab² + b³ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। अब यार एक छोटी सी बात तुमने नोटिस करी, जब यहां पे 2 लिखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। जब n की जगह पे 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। जब n की जगह पे 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है। यानी जब 2 था तो 3 टर्म हुए, जब 3 था तो 4 टर्म होंगे। तो बच्चे मुझे पता है आपके मुंह पे आंसर आ गया होगा कि जब n होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1 होंगे कि नहीं होंगे? ये देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n आर n+1। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंशन कंटेन्स डिक्रीजिंग पावर ऑफ x एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ y। यानी x की घटती हुई पावर, y की बढ़ती हुई पावर, पर हर बार डिग्री का सम वही रहेगा n के बराबर। द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज इक्वल टू n। मतलब क्या है कि अगर तुम ढंग से देखो तो n-0 और 0 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? n-1 और 1 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? n-2 और 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? एंड सो ऑन। मतलब x और y की जो भी पावर होगी उनको जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? n = n। समझ में आ गया? खुश रहिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। रोक के देखिए, पीछे हो के देखिए। फिर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड आर इक्वल। वही बात याद करो, अभी चार्ट बनाया था ऐसा कि बिगिनिंग और एंड बराबर होती है टॉप से। तो NCR और NCn-r ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये लाइन लिखी होती है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है, हम उसको ग्राफ से समझाते हैं। ये ग्राफ तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं किसी किताब में, हमने कोई इजाद किया हुआ है समझाने के लिए सर तुम लोग को। ठीक है, खैर ये सब तो जो बच्चों वाली बातें हैं। तो तुम्हें
अच्छे से 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपेंशन। चलो अभी फिलहाल इसका कोई जरूरत नहीं है, हम बता रहे तुम्हें जरूरत किसकी है। ये सब वही है कि अगर x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई हो, 1 प्लस एक्स हो, 1 माइनस एक्स हो, तो यार बहुत बच्चों वाली बात है ना, ये तो तुम कर सकते हो, इसको तो तुम कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने कह दिया, पहला कह दिया कि अगर y को हम माइनस वाई कर देंगे तो क्या होगा। अरे क्या होगा, जब y को तुम माइनस वाई कर रहे हो तो हर दूसरा टर्म नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाएगा। लिखने में जनरल टर्म -1 की पावर r हो जाएगा, है ना। उसी तरह ये बात लिखी हुई है, -1 की पावर r हो गया। हाँ, जरूरी बात जो है वो अब देखो, ये लिखी हुई है ये बात, ये पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n को जोड़ेंगे, अब ये बताओ x प्लस वाई की पावर n में सारे टर्म्स पॉजिटिव थे कि नहीं थे? हाँ थे। और x माइनस वाई की पावर n में हर दूसरा टर्म नेगेटिव था कि नहीं था? मतलब जो भी NC1 NC3 वाले थे, जितने ऑड नीचे r की जगह पे ऑड था, सब नेगेटिव थे कि नहीं थे? हाँ थे। तो जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो सारे ऑड वाले कट जाएंगे और इवन वाले 2-2 बार हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ NC0 NC2 NC4, और अगर घटाओगे तो सारे ऑड वाले आ जाएंगे। ये देखो, इसे अपनी कॉपी में जरूर समझ के लिख लेना, ये बहुत जरूरी बात है। बच्चे इसे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, और ये आप लोग को समझना है। लाइक ऐसे बैठ के कि अच्छा ओ हो, इसमें सारे प्लस, इसमें प्लस माइनस, तो जोड़ने पर प्लस माइनस वाला कट जाएगा, बाकी सब डबल आ जाएगा। यही तो होगा, यही लिखी हुई बात। अब आगे सुनो, ठीक है। इस बात को गंभीरता समझना, और एक बार में अगर समझना है 2 बार समझना, 3 बार समझना, 4 बार समझना। इसे नोट कर लेना, इसे छोड़ के मत आना। ये तुम लोग स्किप किए तो मारे जाओगे। द कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज इतना। ये तो बच्चों वाली बात होगी, छोड़ दो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए नोट करके लिखा हुआ है। अगर n ऑड है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म, सेम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस 1/2। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस 1/2। मतलब x अगर n ऑड है तो चाहे तुम जोड़ो चाहे तुम घटाओ, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n प्लस 1/2 होंगे। समझ रहे हो? और अगर इवन है, मान लो अगर n इवन है तो जोड़ने वाले पे n/2 प्लस 1 आएगा और घटाने वाले पे n/2 आएगा। ये दोनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम्हें समझना है कुछ मत करो, ज्यादा कुछ करो मत। x प्लस वाई की पावर 3 और x माइनस वाई की पावर 3, ठीक है। एक बार इसको जोड़ लो, एक बार इसको घटा लो, फिर एक बार x प्लस वाई की पावर स्क्वायर जोड़ो घटा लो, अपने आप ये फॉर्मूले सिद्ध हो जाएंगे तुम्हारे पास। देखो बच्चे, रटना नहीं है, समझना है। और इसको समझने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया था। ये ऑड है, अच्छा ऑड नंबर 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। और ये इवन है, ये होता है, तो n/2 कर दो। अब प्लस 1 कहां करेंगे? जब प्लस होगा तो प्लस 1 होगा, जब प्लस नहीं होगा तो प्लस 1 नहीं होगा। खत्म कहानी, याद हो गया। याद कराने की जुगाड़ बता रहे हैं। देखो, ये ऑड था, अब ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एक जोड़ के डिवाइड कर दिया। ये इवन था तो 2 से डिवाइड हो गया, n/2। जोड़ रहे हो, अगर प्लस कर रहे हो तो एक जोड़ देना, घटा रहे हो तो बात खत्म। ठीक है, इस तरह जुगाड़ करके इसको आराम से नोट कर लेना बेहतरीन तरीके से, फिर आगे बढ़ना। चलो, अब इसमें से क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है वो समझो। कह रहा है x की पावर 5 और a5 चला है, मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि भैया ये x की पावर 5 है, यहां कोफिशिएंट क्या है? 1 है, मतलब जो भी होगा सम उसका x प्लस समथिंग होगा। तो x प्लस समथिंग ये भी है, ये नहीं है x प्लस समथिंग, ये भी x प्लस समथिंग है। इन तीनों में कोई हो सकता है। आगे देखो, 32 a की पावर 5, 32 क्या होता है? 32 होता है 2 की पावर 5, है ना। तो ये लिखा है 2a की पावर 5, जो आ रहा है x प्लस 2a की पावर 3। दैट 3 कहां से आ गया? x प्लस 2a की पावर 5। लो बेटा, आंसर आ गया सी। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करके झम। ठीक है, ये देखो इन्होंने सॉल्व किया। क्या करने?
व्हेन वी हैव जुगाड़, देखो कंसेप्ट से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, एक्सपेंशन किया हुआ है, आ गया है, देख लेना, समझ लेना, पर फिर एग्जाम में ये जुगाड़ लगा देना। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है पहले भी, यहाँ पे बस नंबर कुछ और था कि रूट प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट माइनस 1 की पावर 6, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, बहुत आराम से, डरना नहीं बेटा, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। सबसे पहले देखो n क्या है, 6 है, अच्छा जोड़ा गया घटाया गया है, जोड़ा गया है, जब तुम जोड़ोगे तो सारे ऑड वाले कट रहे थे और जो इवन वाले थे वो डबल हो जा रहे थे, देखो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर जहां x है वहां √2, जहां y है वहां 1 डाला गया है, फॉर्मूले में डाल दिया गया है। ये देखो थोड़ी सी मेहनत है भाई, √2 की पावर 6, 2 की पावर 3 यानी 8, √2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, इस तरह के लिखा हुआ, सबको जोड़ा गया है, आंसर आ गया है 198। मेरी बात मानना, इस क्वेश्चन की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्या करना चाहिए तुम्हें, मैं अगर तुम्हारी जगह होता इस पीडीएफ खोलता, क्वेश्चन लेता, √2 प्लस 1 ये 2 बार देख कर करता और फिर कुछ देर आराम करता, कुछ इधर उधर पढ़ता, टीवी देखता, मूवी देखता, खाता पीता, बात करता और फिर एक बार अपने आप करता और देखता कि 198 आ रहा है सही से करके या नहीं आ रहा है, और मेरा भरोसा है कि आ रहा है, तो इसे एक बार जरूर कर लेना। अच्छा अब आए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा से, ठीक है, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ये हाँ, अब एक क्वेश्चन आया है, ये द लार्जर ऑफ 19 पर, ये बताने को हम बता दें पर ये एग्जाम में तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, और जो चीज एग्जाम में नहीं आएगी वो द्विवेदी जी कभी आपको नहीं देंगे, कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये बहुत ओल्ड पैटर्न है जो अब नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, हम लोग क्या पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, सम ऑफ ऑड टर्म इज a, सम ऑफ इवन टर्म इज b, द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, सीधा सीधा जुगाड़ दिया हुआ, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतना 2 लाइन में खत्म क्वेश्चन। कह रहा है जितने ऑड टर्म है सबको जोड़कर a आ रहा है, सब जितने इवन टर्म सबको जोड़ के b आ रहा है, यानी a प्लस b पूरा कर रहा है, और x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन को, ठीक है। फिर x माइनस a की पावर n, a माइनस b होगा, फिर दोनों को घटाया, जोड़ा, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो ये सब आया। n बराबर 1 रख दो तो क्या आएगा, x प्लस a बराबर a प्लस b। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है a b की वैल्यू, हमारा x प्लस y बराबर a प्लस b आया है, x बराबर a हो गया, b बराबर b हो, a बराबर b हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, ये आ गया 4ax, राइट हैंड में रखा, ये रख गया 4ax, सीधा सीधा ये ऑप्शन को प्रणाम कर दिया। नहीं समझ में आया होगा मुझे मालूम है, देखो मैंने n बराबर क्या रखा, 1 रखा, n बराबर क्या रखा, 1 रखा, तो ये क्या लिखा है, x प्लस a, और बराबर क्या आएगा, a प्लस b आएगा, यही आएगा, देखो ये देखो, तो a बराबर क्या हो गया, x हो गया, b बराबर क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन में यहां पे रखा तो 4ax आ गया, और यहां सॉल्व किया n बराबर 1 रख के, तब भी 4ax आ रहा है, यहां भी 4ax आ रहा है, यहां भी 4ax आ रहा है, तो c को मैं प्रणाम करता हूं, और किसी दोनों ऑप्शन में आपका आसपास भी नहीं आ रहा है। ये चीज पढ़नी जरूरी है, ये भी पढ़ लो, देखो कंसेप्ट दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि सीधे जुगाड़, कंसेप्ट भी पढ़ लिया, पर एग्जाम में जुगाड़ लगाना। देखो बेटा 120 क्वेश्चन करने हैं और टाइम बहुत नहीं है। हाँ भाई, अब आते हैं एक और मुद्दे पर, वो है जनरल टर्म। तो भाई जैसे एनवा पद होता है एपीजीपी एचपी में, इसमें भी जनरल टर्म होता है सर, पर उसमें tn होता है, यहां tr+1 क्यों दिया हुआ है मेरे लाल? r+1 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें टर्म भी n+1 होता है। जब एक टर्म ज्यादा होता है तो एक टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो जो x प्लस वाई की पावर n, जो सबसे अभी तुम लोगों को मैंने एक्सपेंशन समझाया था, x प्लस वाई की पावर n, उसका जनरल टर्म क्या होता है, ये लिखा हुआ है उसका जनरल टर्म, ये लिखा है उसका जनरल टर्म, ठीक है। अब माइनस होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, 1 लगा दोगे तो x वाला हट जाएगा। ये बच्चों वाली बातें हैं, देख लेना इसको, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तुम्हें ये चीज याद रखनी है, और ये याद रखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ हर एक चैप्टर पे। मेरा मानना है जिस बच्चे ने बाइनोमियल के 100 क्वेश्चन ईमानदारी से लगा लिए, उसका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा एग्जाम में, 100%। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये रिजल्ट की तरह इसको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है इसमें, इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। TR+1 अपॉन TR का मतलब क्या हुआ? क्रमागत पद, एक के बाद एक आने वाला, जैसे 5वां छठा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, तीसरा दूसरा, और राइट हैंड साइड में n-r+1 अपॉन r y अपॉन x। याद रखना ये y अपॉन x है। अच्छा, अगर 1+x लिखा होता है तो x अपॉन 1 होता, कुछ ना होता, ठीक है। अगर 1+2 अगर 3+2x लिखा होता है तो 3 को तुम्हें कॉमन 2/3 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो जरा सा, अरे लो x लगा देते हैं, कोई खुश रहो तुम। 2x/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बच्चे, कई लड़के गलती करते हैं, x/y करते हैं, नहीं, y/x है। आराम से, सावधान रहो, सतर्क रहो। चलो, कह रहा है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी लप से तुम करोगे, मजा आ जाएगा, तुम खुद कहोगे आहा, एक एक चीज समझ में आ रही है। कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले कि फोर्थ टर्म जो है इसके एक्सपेंशन का वो 2.5 है, यानी 5/2 है। कह रहा है फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 है। फोर्थ टर्म जो है वो 5/, देखो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो तुम पढ़ना मेरी तरह सीखो। फोर्थ टर्म, अब तुम लोग क्या करोगे, px, मैं नहीं, अब लिखा होगा कुछ, फोर्थ टर्म जो एक्सपेंशन में है वो 2.5 है, तो सीधा लिखा T4 = 5/2। लिखा कि नहीं लिखा? ऐसे लिखना है, इसको बाद में पढ़ना है, क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है। पहले जो मुद्दा है वो लिख लिया कि T4 ये दिया हुआ है। अच्छा, अब अरेंज करो, जब T4 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो लिखा हुआ 3+1 है ना, TR+1। फॉर्मूला क्या होता है? NCR x की पावर n-r y की पावर r। क्या होता है फॉर्मूला? NCR x की पावर n-r y की पावर r, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करा फिर हमने, ये देखो, अब इसको फिलहाल m मान लिया, ये क्योंकि m दिया हुआ है इसलिए, तो MC3, फिर पहले टर्म को कॉपी किया और m-3 किया, फिर दूसरे टर्म को कॉपी किया, फिर जो ये लिखा है वो यहां लिख दिया। समझो, m-3 यहां और 3 यहां, ठीक है, लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, p और m की वैल्यू बतानी है। अभी देखो, आराम से देखो। तो MC3 शुद्धिकरण कर दिया तो ये आ गया, बोल रहा है p और m की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में p यहां है और m यहां है। अच्छा, ओके, हम अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्होंने जो भी किया है क्लियरली, इन्होंने ये कहा है कि भैया देखो ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड में x आ रहा है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। अरे भैया कांस्टेंट है ना, तो मतलब फ्री फ्रॉम x और इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x है ही नहीं, जब x है नहीं तो x की पावर 0। अब दोनों की तुलना किया तो m-6 बराबर क्या आ गया? 0। तो m बराबर क्या आ गया? 6। तो मतलब एक बात तो पक्की है कि तुम हटो यहां से, इनमें से कोई एक आंसर लग रहा है, अभी रुक जाओ, भागो मत। फिर m की वैल्यू यहां रख दी, m6c3 p की पावर 3 बराबर 5/2। 6c3 को सॉल्व किया, 6 5 4 5 का 20 आएगा आई गेस। 20 को चाहिए 4 8 आया, 1/8 आया, 1/8 p बराबर आया 1/2, करेक्ट है, p बराबर आएगा 1/2। तो p बराबर 1/2 और m बराबर 6 के आपकी कहानी समाप्त होती है इस प्रश्न की। देखो बेटा, मैं जल्दी भी पढ़ा सकता हूं, मैं बहुत आराम से भी पढ़ा सकता हूं, पर मैं एक ऐसी स्पीड लेके चल रहा हूं जिस बच्चे की मैथ्स वीक हो, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, पर अगर दम है, विल पावर है, हिम्मत है, तो जुट के समझो मेरी बात और करो। सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन किसको डिफिकल्ट लग रहा होगा? जिसको ये करने की हैबिट नहीं होगी। तो अगर तुम्हारी जगह हम होते और हमारी मैथ वीक होती, हम पहले जाते, इस फॉर्मूले की हजारों बार प्रैक्टिस कर लेते, हम के प्रैक्टिस कर लेते, तब आगे बढ़ते। चलो, कह रहा है कह रहा है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म
इसके एक्सपेंशन की वैल्यू 240, 720 और 1080 है। अच्छा, तो n की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कह रहा है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T2, T3, T4 पहले लिख लो। अब एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा पहले, आपको समझ में आया, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख दिया। अच्छा बढ़िया, पूछा किसकी वैल्यू गया है? n की वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कुछ और सोच रहे हैं, करने को कर सकते भी हैं, नहीं कर सकते हैं। चलो, अब T2 बराबर दिया क्या है? 240। T2 का फॉर्मूला लगा दो, NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r लगा दिया, बराबर 240। उसी तरह इसका लगाया, इसका लगाया, फिर T2 इंटू T4 अपॉन T3 का स्क्वायर। सर हाउ कैन वी डू दिस? ये क्यों कर सकते हैं? चिंता मत करो, ये कुछ नहीं किया गया है, ये T2 अपॉन T3 और T4 अपॉन T2 किया गया है, T3 किया गया है। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। देखो वही बात लिखी हुई है, बस तरीका बदला गया है, अंजाम निशा वही होगा। तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, अभी बताया था, तो वही डाला है वैल्यू सीधे सीधे। ये देखो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर डाला वैल्यू, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, बराबर 1/2। ये देखो बड़े बड़े नंबर थे, 240, 1080, 720, 720, सॉल्व किया 1/2, n बराबर आ गया 5। अभी आराम से फिर समझो, तुम्हें T2 पता है, तुम्हें T3 पता है और तुम्हें T4 पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है गुरुजी। T2 अपॉन T3 निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, अभी कुछ देर पहले ऊपर बताया था। T4 अपॉन T3 निकालोगे तो नीचे से आएगा ना। देखो यार, इसमें ऊपर नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो सीधा सीधा लगाया है। इसमें नंबर छोटा नीचे है, तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर लगाएंगे, दोनों को गुणा किया, बराबर 1/2 कर दिया। ये सर 1/2 कहां से आया? ये समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा यहां से आया। सर ये नंबर कहां से आया? बेटा T2 240, T4 181, ये दिया हुआ था, इसे हल किया गया है। ठीक है, जब तक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 5 से 6 बार नहीं लगाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसको एक और तरीके से भी करते हैं कि T2 अपॉन T3 सॉल्व अलग करते हैं, T4 और T3 सॉल्व अलग करते हैं, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, बट दैट विल टेक टाइम। ये थोड़ा अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, एक बार हट जा रहा हूं, नोट ढंग से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं, पॉज करके रिकॉर्ड में। हाँ भाई, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से पांचवा। अगर अंत से पांचवा तो आगे से 9 m प्लस n प्लस m माइनस 1, n माइनस m प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो आगे से भी पांचवा, पीछे से भी पांचवा, सेम होगा। तो चाहे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालो या फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से निकालो, सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये n माइनस m प्लस 1। अभी देखो दिखाते हैं। अबे ये क्या हुआ, धरती हिल गई। ये देखो फिफ्थ, अरे सॉरी +2 होता है, +2 होता है, मिस्टेक। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड 9n माइनस m प्लस 2, n माइनस m प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसको तुम देखोगे तो छठा टर्म आ रहा है, छठा टर्म आ रहा है, यानी T6 होगा, और T6 होगा तो TR प्लस 1 में ब्रेक करोगे तो R बराबर 5 आएगा। n बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। r बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म लिखा, दोनों को माइनस लिखा, दूसरा टर्म लिखा, ये नंबर लिख दिया, फिर इसको शुद्धिकरण कर दिया, आपका आंसर आ गया। बहुत आराम से, कोई लोड नहीं है। और एक जुगाड़ और भी है इसका। देखो अब मुझे समझ में आ गया, T6 है, T6 है। अच्छा चलो वो अभी बाद बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इतना ही समझो पहले। सेम पैटर्न पे ये भी है, इसको कर लीजिएगा आप अपने आप। अब आते हैं 5वें टॉपिक पे, इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म। ये क्या बला होती है, इसको हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, कहानी इतनी जरूरत नहीं पढ़ने की आपको। इंडिपेंडेंट टर्म क्वेश्चन सही रह देते हैं। हाँ देखो, जैसे x प्लस 1 की पावर स्क्वायर,
तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होता है। अब तुमसे मैं पूछूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, x प्लस 1 के होल स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो तुम क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे, कहोगे सर कोफिशिएंट ऑफ x होगा 2, वेरी गुड। अब इसमें मैंने पूछा तुमसे कि इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा या कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो तुम इसके एक्सपेंशन में देखोगे वो कौन सा टर्म है जहां x है नहीं, तो वो है 1, तो इसका हो गया 1। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट के ऊपर। जैसे दो चीजें पूछ रहा हूं मैं, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा और इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, बताओ। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है वो देखिए पहले। कंसेप्ट कहता है सबसे पहला स्टेप इसका जनरल टर्म निकालो। वो क्या होता है, एनसीआर, तो 10CR, फिर पहला टर्म कॉपी करते हैं 3x, पावर में इन दोनों का माइनस 10 - R, फिर दूसरा वाला टर्म, और फिर जो यहां लिखा होता है वो ये लिखते हैं। अच्छा, फिर ये बताओ पूरे इसमें, इसको पहले एक काम करो, नंबर्स एक तरफ कर लो, कोफिशिएंट के जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक तरफ कर लो और x को एक तरफ कर लो, तो 10CR 3 की पावर 10 - R ये नंबर आएगा, है ना, और x की पावर यहां से क्या आ रहा है 10 - R, और यहां से क्या आ रहा है -4R। करेक्ट बात है? इन दोनों को देखो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10CR 3 की पावर 10 - R इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 10 - 5R, ये हो जाएगा पक्का, कसम से, भवानी कसम। तो आपका जनरल टर्म कुछ इस तरह आया जिसमें ये है कोफिशिएंट और ये है x की पावर। बट क्वेश्चन में आपसे x की पावर ये थोड़ी ना पूछा था, 5 पूछा था, तो क्या करें, तो इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करें। पहले तो आपसे क्वेश्चन में x की पावर 5 पूछा था, तो 10 - 5R जो ये x की पावर है, व्हाट वी वांट 5, तो R कितना आ जाएगा 1, चेक कर लेना सॉल्व करके, आएगा नहीं आएगा, R क्या आ गया 1। अब इस 1 को आप यहां पे जो कोफिशिएंट है वहां रखो तो कितना आएगा 10C1 3 की पावर 9, 10C1 हो गया 10 और 3 की पावर 9 हो गया 3 की पावर 9 जितना भी होता है। सो दिस इज द आंसर। अब मेरी बात समझो, इसके एक्सपेंशन में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, यानी x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा इसके प्रसार में। पहला टर्म जनरल टर्म सॉल्व किया, कोफिशिएंट अलग किया, x की पावर अलग किया, ठीक है। फिर x की पावर ये था, पर व्हाट वी वांट 5, सो मैंने इसको 5 से इक्वल किया, r बराबर आ गया 1, इस 1 को उठा के यहां रखा, जो आया वो क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब समझ में आया, पक्का, कसम से, ग्रेट। नाउ अगर इंडिपेंडेंट होता तब क्या होता, इसी क्वेश्चन में अगर इंडिपेंडेंट होता तो यहां 5 न रख के हम 0 रखते और फिर आ रहा था हमारा 2। भाई अगर इंडिपेंडेंट है मतलब x है ही नहीं, और x है नहीं तो x 0 कर दिया तो r बराबर आ गया 2। अब r बराबर 2 रखोगे तो आएगा हमारा 10C2 3 की पावर 8। So this is the coefficient, this is the independent term, constant term, whatever you can call. This is the independent term, constant term, जो कहीं ना है कहो ये x से मुक्त है, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट। एक बार अच्छे से इसका पॉज करके वीडियो को नोट कर लो,
कि भाई कंसेप्ट से ऐसे लगाते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 5-6 क्वेश्चन आप लोग इसके प्रैक्टिस भी जरूर कर लें पहले, कि कंसेप्ट से कैसे लगाते हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज ऑलवेज किंग, कंसेप्ट इज ऑलवेज लाइक केक एंड जुगाड़ इज लाइक चेरी ऑन दैट पर्टिकुलरली। क्लियर हो गई बात? चलिए, वेरी गुड। अब आइए थोड़ी सी खेल खेलते हैं। ये कंसेप्ट तो ठीक था, अब कुछ जुगाड़ के बारे में बात करते हैं। तो जुगाड़ कुछ ऐसा है कि भाई कभी भी आपके एग्जाम में AXP प्लस B अपॉन x की पावर Q टू द पावर n, कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा बाइनोमियल फॉर्मेशन आए और आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप जो इतना लंबा भसड़ करते हो ये R की वैल्यू निकालने के लिए, यू डोंट हैव टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको सीधे ये करना है। कब? इन केस ऑफ व्हेन यू हैव टू फाइंड x की पावर m, जैसे पहले वाले केस में था, जब x की पावर m, x की पावर 2, 3, 4, 5 कुछ आपको निकालना हो तो r सीधे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप निकालोगे 5 से 6 सेकंड के अंदर। और अगर इंडिपेंडेंट निकालना है, इंडिपेंडेंट होता है तो x की पावर क्या होता है? 0, तो यहां 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? NP अपॉन P प्लस Q। क्लियर है बात? ये कब होगा? जब x की पावर 0 होगा। ठीक है बात? क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आ गया पक्की तरीके से? वेरी गुड। सो अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं जुगाड़ से लगाता कि 3x प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, इसमें x की पावर 5 के लिए, तो क्या होता? r की वैल्यू n कितना है? 10, तो 10 इंटू p कितना है? 1 माइनस m यानी 5 अपॉन 1p प्लस q, तो 5। तब भी सॉल्व कितना आया? 1 आया। r बराबर 1 आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में निकाल दिया, जो आप इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे। फिर क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? 10c1, जो पहले में कोफिशिएंट हो सिर्फ वो लिखो, 3 की पावर 9, दूसरे में कोफिशिएंट 1 है तो छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया पहले का। यानी अब ये देखिए कितना ज्यादा टाइम आपका बच जाएगा अगर आप जुगाड़ लगाएंगे तो। सो दैट्स द थिंग विच आई ऑलवेज एम्फसाइज। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं?